नमस्कार दोस्तों, संभव एजुकेशन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इससे पहले हमने डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह समझा था। अब उस कॉन्सेप्ट को कौन कौन से क्वेश्चनों पर अप्लाई किया जाता है उसको हम देखेंगे, ताकि हम एग्जामिनेशन हॉल में अपने टाइम को बचा सकें तथा कैलकुलेशन को आसान कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। आपके ब्लैक बोर्ड पे एक क्वेश्चन है, जो भी इसका अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो काफ़ी लेंथी कैलकुलेशन होगा। इसको हम डिजिटल सम कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे और अप्लाई करते हैं, देखते हैं किस तरह से हम ये सॉल्व होता है। तो यहाँ पर अंकों का योग 1 + 2 + 0 2 इंटू 2 1 3 इंटू 2 2 4 इंटू 2 3 5 5 चौक 20 2 3 6 6 दूना 12 20 2 3 दूना 6 और 6 दूना 12 धन 1। यहाँ पर 2 धन 1 3 धन 1 इक्वल टू 4, यानी कि जिसका डिजिटल सम 4 होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यहाँ चेक करते हैं, 4 1 5 1 6 ये नहीं हो सकता है, और 6 4 10 1 11 2 यह संभव है, हो सकता है। 5 1 4 ये भी नहीं हो सकता है, और 9 5 1 6 ये भी नहीं हो सकता। अर्थात हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक कैलकुलेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ हम कैलकुलेशन करते हैं 5 1 6 इंटू 8 1 9, इसको कैंसिल आउट, 7 6 13 3 1 4 डिवाइडेड बाई 9 1 10 1 x प्लस 4 3 7 2 9 1 4 6 24 4 2 6 माइनस 1 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू आ गई 5। अर्थात डिजिटल सम जो भी होगा, जो आंसर होगा इसका, उसका डिजिटल सम 5 होगा। यहाँ देखते हैं, चेक करते हैं। 8 1 9 7 ये नहीं है, 8 1 9 7 ये भी नहीं है, 7 6 13 1 14 4 1 5 यह संभव है। 7 5 12 1 13 3 1 4 यह संभव नहीं है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस कॉन्सेप्ट से बड़े बड़े कैलकुलेशन को, बड़े बड़े जो लेंदी कैलकुलेशन के सवाल हैं वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इससे सॉल्व नहीं होंगे, तो उनको भी हम इसी सीट में डिस्कस करेंगे आगे चल के। यहाँ चेक करते हैं। यहाँ हो जाएगा 8 7 3 10 5 15 और 5 1 6 6 6 36 6 2 16 2 1 6 6 3 9, अर्थात 9 बन गया। अर्थात इसका मतलब इसको 0 लिख दें। इधर बचा 1 7 5 12 2 1 3 3 3 का 9, तो ये भी कैंसिल आउट। 7 5 12 2 1 3 7 5 12 2 1 3 ये हो गया। नहीं सॉरी, 6 5 11 2 1 11 2 बचे 2 हुआ ये। अब यहाँ पर आया है 1/-2 ये है। अब नीचे ऊपर अगर हम 5 से गुणा कर दें तो हर में 1 हो जाएगा, और ऊपर 5 अंश 5 हो जाएगा। अभी माइनस का चिन्ह है तो रिजल्ट माइनस में आएगा नहीं, तो इस क्या करेंगे, 9 को प्लस कर देंगे, आंसर 4। अर्थात डिजिटल सम जो आएगा वो 4 होगा। तो चेक करते हैं ऑप्शन में। 5 ये हो ही नहीं सकता, 8 5 13 एक इसका 4 बन रहा है, यह संभव है। 7 5 12 3 बन रहा है, ये भी संभव नहीं। 6 5 11 2 बन रहा है,
ये भी संभव नहीं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। तो आपने देखा कि इतने बड़े लेंदी सवाल को बड़े आसानी से इजीली तरीके से इसको सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, जो कि अप्लाई किया डिजिटल सम कॉन्सेप्ट को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x की वैल्यू 2 है और इसमें अगर पुटअप करके हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये बहुत लेंदी सवाल बनेगा और हमारा टाइम जो है एग्जामिनेशन हॉल में टाइम को हमारे ज़्यादा एक्सपेंड कर देगा। इसलिए हम इसको डिजिटल सम कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे ताकि हमारा एग्जामिनेशन हॉल में टाइम बचे। तो आइए देखते हैं। अब हम 2 की वैल्यू को x की जगह पुटअप कर देते हैं। 2 दूना 4 दूना 8 यानी ये 8 हो गया। 7 दूना 9 यानी कि इसका मतलब 0। 4 3 7 2 9 इसका मतलब भी 0, क्योंकि इससे किसी भी संख्या में गुणा करेंगे उसका रिजल्ट 9 ही होगा। 9 का मतलब 0 रख लेते हैं। 6 3 9 प्लस 1 9 यानी कि जिसका डिजिटल सम 9 होगा वही इसका आंसर होगा। तो यहाँ चेक करते हैं। 5 4 9 3 ये भी नहीं होगा। 4 3 7 2 9 इसका डिजिटल सम 1 ये भी नहीं होगा। और 5 4 9 3 1 4 इसका डिजिटल सम 4 है, ये भी नहीं होगा। 3 3 6 3 9 ये है, यानी इसका आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है और यदि हमको फार्मूला भी नहीं पता है तो हम डिजिटल सम को अप्लाई करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका हम देखते हैं कि यह जो लेंदी क्वेश्चन है इसको कितनी आसानी से हम इसको सॉल्व करें। पहले हम देखते हैं कि ये लिखा क्या गया है, इसकी राइटिंग में क्या लिखा गया है। एक्चुअली x1 प्लस x, यही इस फॉर्म में लिखने के लिए x स्क्वायर प्लस 1 बाई x यही लिखा गया है और इसके बराबर दिया गया है 4 प्लस 1 बाई 4, यही टर्म वहां पर लिखा गया। अब आप देखेंगे कि प्लेस वैल्यू को 4 है, x की वैल्यू 4 अर्थात x बराबर 4। तो हम x के मान को यहाँ 4 की जगह पे यहाँ रख देते हैं। x का क्यूब यानी कि हम कहेंगे x का क्यूब प्लस 1 बाई x क्यूब बराबर 64 प्लस 1 बाई 64, यानी देखेंगे यहाँ 6 4 10 डिजिटल सम 1, 6 4 10 डिजिटल सम 1, तो यह बन जाएगा 1 प्लस 1 बाई 1 इक्वल टू 2 बाई 1, यही बन जाएगा। और ये ds जो इसका आएगा ये हो जाएगा 2, यानी कि जिसका ds 2 बनेगा वही इसका आंसर होगा। तो यहाँ चेक करते हैं, डिनोमिनेटर में 1 है तो कोई मतलब नहीं है कि इसमें कैलकुलेशन करने का। ऊपर देखते हैं 9 7 5 12 7 4 11 2 बन गया, ये संभव है। 9 8 4 12 3 बना, 9 6 4 10 1 9 कट गया, इधर ये भी 9 कट गया 0, अर्थात ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो हमने देखा कि अलजेब्रा के अच्छे से क्वेश्चन भी डिजिटल सम से सॉल्व हो जाते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ये है। अब इस टर्म को देखेंगे तो 1 बाई 0.2, तो हमने आपको बताया था कि दशमलव और परसेंटेज का डिजिटल सम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि दशमलव भी लगा है और परसेंटेज भी हो तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसका कोई भी प्रभाव डिजिटल सम कॉन्सेप्ट पे नहीं पड़ता है। तो शुरू करते हैं, देखते हैं। जब इसका प्रभाव नहीं पड़ता है तो सेम कैलकुलेशन कर लेते हैं ऐसे। इसका मतलब 1/2 और डिनोमिनेटर में हमको 1 बनाना है तो 5 से गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे, यानी कि ऊपर हो गया 5
नीचे 1, अर्थात इसकी वैल्यू 5 आ गई। तो ये 2 अंक पे दशमलव है, अर्थात नेक्स्ट की वैल्यू 50 आ जाएगी। लेकिन 50 से मतलब नहीं है, ये हर एक जगह पर हर एक टर्म में 5 आएगा ऊपर, और हमने 5 बना लिया। अब कितनी बार हमने बनाया है? 8 टर्म है। आप देखिए 8 बार ये लिखा गया है, 8 टर्म में इसी तरह सीरीज में लिखी गई है। तो हम कहेंगे 5 × 8 यानी 40, यानी ds जो होगा, डिजिटल सम जो होगा इसका 40 होगा, यानी 4 होगा। तो 4 इसमें देखते हैं, चेक करते हैं, इसका 4 होगा, वही होगा। 2 2 4 2 6 1 7, 7 चौक 28, 28 2 30, 3 33, 6, ये नहीं है। 2 2 4 2 6 2 8, 5 8 40, ये संभव है। और 3 7 21, 21 5 26, 26 2 1 26, 6 2 8, ये भी नहीं है। यहाँ चेक करते हैं, 4 6 24, 24 10 34 7, ये भी नहीं है। अर्थात हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने इस क्वेश्चन को जनरल फॉर्म में लिखा है। अर्थमेटिक, जितने भी अर्थमेटिक के क्वेश्चन हैं वो सब लैंग्वेज पे डिपेंड है। अगर लैंग्वेज आपके समझ में आएगी तो अर्थमेटिक के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। यदि लैंग्वेज आपकी समझ में नहीं आती है तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर किसी लैंग्वेज में लिख दिया जाए, यानी कि राम कोई धन 5,000 रुपया किसी बैंक में जमा करता है, 18% ब्याज की दर से 2 साल में उसको कितना मिश्र धन प्राप्त होगा। इस तरह से फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, या किसी और भी फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जो लगेगा वो एक ही लगेगा। अर्थात एनुअल इनकम है, ये एनुअल चार्ज है, और CI इसका कैलकुलेट कर रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में। तो यहाँ पर देखते हैं कि हम A = P × 1 + R/100 की पावर T, यही हम पढ़ते चले आए हैं और यही फार्मूला इसमें लगेगा। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के लिए इतने बड़े फार्मूले को कैलकुलेशन करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो एक बार हम बेस वैल्यू को रख के उसके बाद DS कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5,118/100 पावर 2। अब यहाँ से चेक करते हैं, 8 8 1 9, एक कैंसिल आउट, यहाँ 1 बच गया, और इसका DS 5, अर्थात 5 × 1 = 5, यानी कि जो इसका मिश्रधन होगा अमाउंट, वो उसका DS सम होगा, डिजिटल सम 5 होगा। यदि डिजिटल सम 5 हुआ तो उसके आंसर में भी उसका डिजिटल सम 5 होगा। तो हम कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं कि क्या है ये आंसर इसका। 9 इससे कैंसिल आउट, 6 6 12 1 13 3 1 4, ये भी नहीं होगा। 9 6 6 12 12 2 14 4 1 5, यह संभव है, ऑप्शन नंबर बी। 9 6 4 10 और 10 6 16 7, ये भी संभव नहीं है। ये हो गया 9 6 6 12 12 5 17 1 8 7 1 8, ये भी संभव नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। अच्छा, अब यहीं पर नेक्स्ट अगर पूछ लेता कि इसका ब्याज क्या होगा, ध्यान दीजिए, इसके ब्याज के बारे में अगर पूछता कि इसका ब्याज क्या होगा, तो सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे कि हम जो DS कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं, इसका बेस जो होता है वो 9 होता है। तो 9 में सबसे पहले इस संख्या को जोड़ देंगे, उसके बाद मिश्रधन को प्राप्त करेंगे, यानी कि A की वैल्यू हम वहां पर 5 + 9,
तो भी इसके डिजिटल सम में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 9 5 14, अभी भी डिजिटल सम इसका 14 ही है। अब क्यों जोड़ते हैं इसको भी समझने की बात है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको समझेंगे। फिलहाल के लिए इसका हम ये देखेंगे कि इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो यहाँ पर ये आ गया 14। अब हम CI अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हम देखते हैं कि A माइनस P, और A की वैल्यू 14 है और P का डिजिटल सम 5 है, तो CI का डिजिटल सम क्या होगा, 9 ही होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि यहाँ देखते हैं हमारा ये आंसर हुआ था ऑप्शन नंबर बी। यहाँ मिश्रधन मूलधन कितना है 5000 रुपया, मिश्रधन कितना हुआ 6962 रुपया, यानी कि हमको ब्याज कितना मिला 1962 रुपया हमको ब्याज मिला है। और हमने कहा इसका डिजिटल सम भी 9 होगा, तो देखते हैं चेक करते हैं 6 2 8 9, अर्थात इसका भी डिजिटल सम 9 हुआ, अर्थात हमारा ये करेक्ट आंसर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं उसका भी, और सेम इसी पैटर्न पे है। चलिए अभी ये नहीं है एक्चुअली, ये प्रिंसिपल P है। चलिए अभी सेम उसी प्रोसेस से हम सॉल्व करते हैं। 4000 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 100, टाइम कितना है 4 ईयर। अब क्या ये आया, A की वैल्यू आ गई। अब A की वैल्यू आ गई, यहां कैलकुलेशन करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी कि 4 इंटू 7 7 4 28, यानी डिजिटल सम क्या बना 1 बन गया, यानी कि DS जो है 1 बन गया। लेकिन अभी ध्यान दीजिए यहाँ पर, अभी जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में ये बताया था कि आगे ये बताएंगे कि क्यों ये अमाउंट की वैल्यू में 9 को इसमें ऐड कर दिया जाता है। तो यदि यहां पर देखते हैं कि जब मूलधन हमेशा बड़ा होगा, यदि कोई चीज इंक्रीज कर रही है, उसमें परसेंटेज इंक्रीज कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये मूलधन कम होगा, मिश्रधन अधिक होगा। जब किसी मूलधन में 10% की वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, तो मिश्रधन बढ़ेगा। लेकिन यहां डिजिटल सम अगर आपका बढ़ रहा है, यानी कि DS बढ़ रहा है, तो मिश्रधन के DS में इसमें 9 को ऐड कर देंगे। उसके बाद हम ब्याज को कैलकुलेट करेंगे। अब ब्याज जब कैलकुलेट करेंगे तो ब्याज क्या होता है, CI बराबर होता है A माइनस P। यहां कितना आया है डिजिटल सम 1, 9 को ऐड कर दिया, ये हो गया 10, माइनस अभी क्या है ये P का, यानी कि मूलधन का डिजिटल सम 4, तो हमारा आंसर आया 6, यानी कि CI का डिजिटल सम 6 होगा, तथा अमाउंट जो होगा मिश्रधन का डिजिटल सम 1 होगा। अब चेक करते हैं कि क्या ये सही है। 8 1 9 5 5 10 5 15 6, तो ये मिश्रधन 1 है, तो इसका कोई मतलब नहीं कैलकुलेशन करने का, क्योंकि 1 है ये। अब नेक्स्ट करते हैं, 5 4 9 और 8 6 14, 14 5 19, 1 20 19, 9 1 10, 1 हो गया, 8 1 9 हो गया, 5 4 9 हो गया, 1 6 हो गया। यह संभव है क्योंकि दोनों मिश्रधन एक डिजिटल सम 1 बन रहा है और इसका डिजिटल सम ब्याज का 6 बन रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, 6 5 11 2 बन रहा है, 9 5 4 9 5 बन रहा है, ये भी नहीं हो सकता है।
6 3 9 5 4 9 4 बन रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। अर्थात हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। अभी आपने देखा कि ये कैलकुलेशन इतना लेंदी कैलकुलेशन है, यदि हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको लगेगा कि काफ़ी टाइम लग जाएगा। काफ़ी टाइम का मतलब यदि हमने बार बार प्रैक्टिस किया है सॉल्व तो हो जाएगा, बट इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हमको एग्जामिनेशन हॉल में बैठ कर टाइम को बचाना है ताकि हम और क्वेश्चनों पर टाइम दे सकें। तो इस प्रकार से अगर हम डिजिटल सम को अप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा आसानी से। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर सक्सेसिव जो है डिस्काउंट दे रहा है कोई भी। जैसे मान लो 400 की कोई वस्तु है, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। 400 की कोई वस्तु है, उस पर पहले क्या किया 10% डिस्काउंट दिया, फिर क्या किया 1 मिनट, पहले 10% डिस्काउंट दिया, फिर क्या किया 20% डिस्काउंट दिया। अब कहा उसका प्राइस क्या है, तो जब हम इसको निकालेंगे यानी कि अब सेलिंग प्राइस जो क्या है, तो इसको कैलकुलेशन जैसे हम करते हैं 9/72 4 गुना 8 और 4 सते 28, तो 288 रुपया हमारा हुआ है। अभी यहां पर आप देखेंगे कि ये क्या था सीपी, ये सीपी रख दें या कास्ट प्राइस में यहाँ एमपी रखते हैं, या एमपी रख दीजिए, एमपी मार्क प्राइस पे हमने डिस्काउंट दिया। एमपी के बाद जब हम सेलिंग प्राइस ये आया है 288, यानी कि एमपी से यहाँ पर 400 रुपया था, दो प्रकार का हमने डिस्काउंट दिया, एक 10% का दिया है, एक 20% का। अब 400 से हमारा 288 रुपया बन गया है। अगर हम ये कहेंगे कि दोनों का मिश्रण का जो एक केवल सिंगल ही अगर हम दें तो कितना परसेंट देना पड़ेगा, तो हम कहते हैं कि जो सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए यह दो वैल्यू है तो हम निकालते हैं कि 10 -10 -20 प्लस 10 × 20 डिवाइडेड बाई 100 -28%, यानी कि टोटल 28% का हमने डिस्काउंट दिया है। इस तरह से हम निकालेंगे तो 28% का हमको डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन ये तो दो वैल्यू है, यदि हम तीन वैल्यू को निकालते हैं तो कैसे हम निकालेंगे कि कितना परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा, तो इसको चेक करते हैं डिजिटल सम से। कैसे, इतना कैलकुलेशन ना करने की बजाय छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे और उसको हम सीखेंगे कि ये क्या चीज़ है। मान लीजिए 100 रुपए की चीज़ है, इसको इस तरह से लिखा गया है 100 × 90 × 20 80 × 50। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद हम डिस्काउंट देखेंगे कि कितने कितने का सेलिंग का है। अब हम डिजिटल सम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। यहाँ से हम ये इसका कोई वैल्यू नहीं, 9 बन गया, इससे भी कोई मतलब नहीं है। 8 पंजे 40, डिजिटल सम 4 हो गया। इसका डीएस जो है 4 आ गया। अभी यहां पर हम और चेक करते हैं, यहां चेक करते हैं, देखते हैं कि 100 × 19 और × 80
इंटू 50 डिवाइडेड बाई 100 3 टाइम्स। तो यहाँ पर हमने देखा कि 9 से किसी भी संख्या में यदि गुणा किया जाए तो उसका डिजिटल सम ऑलवेज 9 ही होता है, तो इसका भी डिजिटल सम ऑलवेज 9 होगा। अब क्या करते हैं कि ये हमारा कहेंगे सेलिंग प्राइस का वैल्यू है जो डिजिटल सम 9 आया है। अभी उस पर डिस्काउंट कितना मिलेगा, तो हम क्या करेंगे कि 100 माइनस 9 यानी कि 1 माइनस 9 माइनस 8, आंसर -8 आया। तो हमने सीखा था पिछले इस कॉन्सेप्ट में कि +9 कर देते हैं इसमें, क्योंकि जो बेस वैल्यू हमारी 9 है तो हम 9 इसको +9 कर देंगे तो हमारा रिजल्ट मिलेगा 1। यही यहाँ पर जो है जो इसका रिजल्ट होगा वही होगा, उसका डिजिटल सम 1 होगा। तो यहाँ चेक करते हैं 5 5 10, इसका डिजिटल सम 1 है, ये संभव हो सकता है। 6 5 11, ये 2 है, ये नहीं हो सकता है। 6 4 10, ये भी हो सकता है क्योंकि इसका भी डिजिटल सम 1 है। 7 5 12, ये नहीं हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये हो गया कि यहाँ 2 ऑप्शन एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, तो यहाँ डिजिटल सम कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। तो ये टर्म ऐसा है कि जहाँ पर डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, इससे थॉट प्रोसेस से सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, देखते हैं कि अब थॉट प्रोसेस से इसको सॉल्व करने के लिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हम मतलब आसान तरीके में ये समझें, आसान भाषण कि अगर 2 ऑप्शन तो हमारे कट गए, यही 2 ऑप्शन में से एक कोई है, यानी कि 2 ऑप्शन से हम श्योर हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कि लगाएंगे, अप्रोक्सीमेशन लगा लेते हैं या तो जनरल वे में सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे बेहतर रहेगा कि यहाँ पर जनरल वे में सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ करते हैं हम सॉल्व। 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 9 0 ये कट गया। 50 2 बार और 2 चौक 8, 9 चौक 36, यानी कि 100 माइनस 36 इक्वल टू 64। यही इसको डिस्काउंट मिला है, अर्थात टोटल डिस्काउंट जो मिला है वो 64% का है। अब 64 हमारा आंसर हो गया, हमने क्लिक कर दिया कि हाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी के बेस्ड है। एक चेयर है जिसका प्राइस 350 रुपया है, उस पर सबसे डिस्काउंट दिया गया है 20% और 40% का। 2 डिस्काउंट दिया गया है, एक 20% का दिया गया है और एक 40% का दिया गया है। अब बोला इसकी प्राइस क्या होगी, तो हम कैलकुलेशन अगर करते हैं तो ठीक है, नहीं कैलकुलेशन करते हैं तो इसको आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 3 8 18 64, 6 4 10, 1 6, अर्थात टीएस इसका 6 होगा तो वही इसका आंसर होगा। 5 8 1 9 ये नहीं है और 8 1 9 ये संभव है, 8 1 9 4 ये नहीं है और 8 1 9 2 ये नहीं, अर्थात हमारा आंसर 168। तो हमने देखा कि जो डीएस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई कर रहे हैं, इससे बहुत आसानी से हम क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जा रहे हैं और बहुत आसान वे में पहुंच रहे हैं। अगर 2 ऑप्शन मैच करते हैं एक दूसरे से तो वहां पर डिजिटल सम कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, उस पर कोई और कॉन्सेप्ट यानी बेसिक थ्योरम जो है उसको अप्लाई करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन है, ये कह रहा है ए और बी की औसत आय 8000 है, बी और सी की 80000 है और बी और सी की औसत आय 75000 है।
ए और सी की वार्षिक औसत आय 80,000 रुपये है, 78,000 है, तो ए की वार्षिक आय बताना है। अब यहां पर देखेंगे कि ए और बी की औसत आय, यानी कि इसका दुगना कर देंगे तो इन दोनों का योग आ जाएगा, और बी और सी की औसत आय इसको दुगना कर देंगे तो इनका योग आ जाएगा, और ए और सी की औसत आय 78,000, इसको भी दुगना कर देंगे तो इनकी औसत आय आ जाएगी। तो ये क्या बनेगा कि यहां पर देखते हैं ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, तो 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट सभी का जो है आय का योग, यही चीजें यहां है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 2 से 2 को हम कैंसिल कर देते हैं। सबसे सिंपल तरीका, सबसे पहले हम उसी को कैंसिल कर देते हैं। अब हम यहीं पर जोड़ लेते हैं, जीरो को जो है हम यहीं से खत्म कर देते हैं, जीरो का कोई मतलब है नहीं। अब डिजिटल सम को हम अप्लाई करते हैं। 8 यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 8 प्लस 7 5 12 2 1 3 और 8 7 15 5 1 6, तो 6 3 9 कट गया, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 8, अर्थात ए बी सी का योग 8 है। अब क्या कह रहा है कि ए की वार्षिक आय ज्ञात करनी है। यदि हम बी और सी की औसत आय से ए बी सी के औसत आय से डिडक्ट कर देंगे, यानी कि ए बी सी की औसत आय ए 8 है और बी और सी के डिजिटल सम यानी कि औसत आय का डिजिटल सम अगर निकाल देंगे तो हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। तो बी और सी का डिजिटल सम क्या होगा, 7 5 12, यहां पर 2 को कैलकुलेट करेंगे, 7 5 12 2 1 3 3 दूना 6, यानी कि a प्लस बी इक्वल टू 12, 7 5 12, इसको डायरेक्ट 3 ही लिख देते हैं, 12 लिखने की जरूरत ही नहीं है। 3 गुणे 2 बराबर 6, यानी कि a प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 8 माइनस 6, ये कैंसिल आउट, तो a बराबर 2, अर्थात जो आंसर, जिस आंसर में 2 होगा जिस ऑप्शन में, वही इसका आंसर होगा। तो आंसर, एक मिनट, सर नीचे ही है, अच्छा इसमें चेक करते हैं। 8 1 9, ये आंसर नहीं होगा। 8 3 11 अर्थात 2, ये पॉसिबल है। 8 2 10, 1, यह पॉसिबल नहीं है। 8 4 12 2 1 3, यह पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये काफी बड़े फॉन्ट में हो गए। अच्छा, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, राम अपनी मासिक आय से घरेलू खर्च पर 24%, मनोरंजन पर 16% और शिक्षा पर 28% खर्च करता है। शेष में से उसने 72% धनराशि दान दे दी, डिनोट कर दिया है। डोनेट करने के बाद उसके पास 2,403 रुपया 52 पैसे शेष बचे हुए हैं। उसकी मासिक आय क्या थी? अब यहाँ पर कैलकुलेशन करने के लिए जो है सिंपल कुछ कैलकुलेशन हम ऐसे करते हैं कि इसी ब्लैक बोर्ड पे जनरल कैलकुलेशन जो है, और उसके बाद हम नेक्स्ट अप्लाई करते हैं डीएस कॉन्सेप्ट को। देखिए, ये क्या कह रहा है कि 24%, 16% और 28%।
तो 20 20 40 10 50 10 60 8 68, यानी कि टोटल 68% उसने खर्च कर दिया है। अभी क्या कहा कि 68%, अभी रिमेनिंग कितना बचा हुआ है 32%। 32% में ये कह रहा है कि 72% धनराज को डोनेट कर दिया है, उसने दान कर दिया है। तो 72% जब दान कर देगा तो 28%, यानी कि 32 का 28% बचा हुआ है, और यही इसके बराबर है। तो हमने कहा कि 32 का 28% इक्वल टू 2403.52, यही बताया गया है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो यहां पर देखेंगे पॉइंट और दशमलव का कोई प्रभाव तो पड़ता नहीं डिजिटल सम में। अगर ऐसे जनरल कैलकुलेशन करेंगे तो काफी लेंदी पड़ जाएगा, इसलिए हम सामान्य कैलकुलेशन करते हैं डिजिटल सम अप्लाई करके। 2 8 2 10 DS1 3 2 5 5 हो गया। यहां देखते हैं, चेक करते हैं, 5 4 9 3 2 5 2 7 हो गया, 3 2 5 2 7। हाँ, अब यहां पर जो है ये हो जाएगा 7/5, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 7 दूना 14 और 5 दूना 10, यानी 4 1 5, यानी कि जिसका डिजिटल सम 5 होगा वही इसका आंसर होगा। अब यहां चेक करते हैं कि 5 कुछ कटने लायक है नहीं, 5 5 10 10 20 22 4 हो गया, ये नहीं संभव है। 8 2 10 और 10 10 20 2, ये भी संभव नहीं है। 5 है ना डिजिटल सम। नेक्स्ट ये देखते हैं ऑप्शन, हाँ ये हुआ था, हाँ 5 5 10 10 20 22 4 बच गया, 4 हुआ, ये संभव नहीं है। और 8 2 10 और 6 5 11 11 2 13 13 10 23 3 2 5, ये संभव हो सकता है। 7 2 9 5 4 9, ये 2 हो गया, ये नहीं होगा। 8 2 10 8 2 10 20 6 26 6 2 8, ये भी नहीं होगा। अर्थात हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, जिसका डिजिटल सम 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये लास्ट था। अभी आपने देखा कि डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हमने अच्छे क्वेश्चन को कैसे इजीली आसान तरीके से सॉल्व किया है। तो इसी प्रकार कि बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चन जहाँ पर कैलकुलेशन ज़्यादा करना होता है वहाँ पर हम डिजिटल सम को अप्लाई करते हैं तथा क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए उसको प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से इजी बन जाए। तो डिजिटल सम एक अच्छा ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर कैलकुलेशन को हमको समय बचाता है, तो इसको अप्लाई करना नितांत आवश्यक होता है। डिजिटल सम से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, लेकिन ये कहना अतिशयोक्त होगा कि सारे क्वेश्चन डिजिटल सम से सॉल्व होंगे। यहाँ पर आपने देखा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिजिटल सम से सॉल्व नहीं हुए। तो इसी प्रकार से कि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो थ्योरम्स जो उसका बेसिक सिद्धांत है उससे सॉल्व होंगे, और कुछ क्वेश्चन जो हैं अपना ये डिजिटल सम कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।